क्या करते हैं नितिन भाई? वैसे तो बहुत कुछ करते हैं। ही इज गो टू मैन। उनसे बात की जाए, उनका प्रोफेशन समझा जाए कि क्या सेट पे कैसे काम होता है। चीज करेक्ट करना चाह रहा था कि जो काम नहीं होगा वो नहीं होगा का मतलब है वो नितिन से नहीं होगा। मुंबई में जब आप कमरों का किराया सुनते हो तो मतलब आधा हौसला मुझे लगता है लोगों का वहीं टूट जाता है कि डायरेक्शन टीम जो होता है पंचिंग बैग होता है, जिसको कोई भी आके मुक्के मारेगा कि प्रोडक्शन भी आपसे सवाल पूछेगा, लेट हो गए तो एक्टर भी आपको कर्ज करेगा क्योंकि आपको ही एक्टर के पास जाना है बुलाने के लिए। मैं आपको वध का एक किस्सा बताता हूँ। वध में हम लोग शूट कर रहे थे संजय मिश्रा सर के साथ। हम शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, आपको प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया है कि भाई एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी सेवाएं हमें चाहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। मेरा नाम है मुबारक और हम घूम रहे हैं मुंबई में हम क्या करने आए हैं? हमारी एक सीरीज़ है सिनेमा वाले। इसके कुछ एपिसोड्स आपने देख लिए होंगे अब तक। इस सीरीज़ में हम सिनेमा मेकिंग के हर एक पहलू पे बात कर रहे हैं और उस पर काम करने वाले लोगों से जाके मुलाकात कर रहे हैं। एक फिल्म जब बनती है तो जो पर्दे पर दिख रहे हैं या जो चार नाम आप अलग से सुनते हैं, डायरेक्शन, म्यूज़िक वाले लोग या सिंगर्स वगैरह जो बहुत प्रोमिनेंट नाम होते हैं, उनके अलावा बहुत से लोग उस फिल्म के लिए खट रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं दिन रात अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, छोटे से छोटे काम से लेके बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी तक। तो इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं नितिन कालरा भाई के पास। क्या करते हैं नितिन भाई? वैसे तो बहुत कुछ करते हैं। ही इज़ गो टू मैन। कोई भी समस्या है नितिन भाई के पास जाइए और वो कर देते हैं। अगर उन्होंने बोला है, इनके यार दोस्त बोलते हैं कि अगर नितिन ने बोला है हो जाएगा तो हो जाएगा, और अगर नितिन ने बोला है नहीं होगा तो नहीं होगा। तो नितिन भाई असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और कई फिल्मों पे, कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। तो हमने भी सोचा कि यार वो जो आदमी जो प्रोडक्शन और डायरेक्टर के बीच का पुल है, जो कई मायनों में डायरेक्टर का विजन जो है उसको एग्जीक्यूट करने में ज़मीन पे खट रहा है, उनसे बात की जाए, उनका प्रोफेशन समझा जाए कि क्या सेट पे कैसे काम होता है, क्या क्या वो करते हैं, उनके काम के दायरे में क्या क्या आता है। ये सब बातें करने के लिए हम नितिन भाई के पास आए। नितिन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू मुबारक भाई। धन्यवाद आपका, इस लायक आपने समझा मैं कैमरे के सामने आऊँ, क्योंकि मैं भी खुद बहुत कैमरा के सामने ज़्यादा हम लोग रहते नहीं, कैमरा के पीछे ही रहते हैं, तो वो एक हेजिटेशन है। और दूसरा मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाह रहा था कि जो काम नहीं होगा वो नहीं होगा का मतलब है वो नितिन से नहीं होगा। काम हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है नितिन से, हाँ, कि जो मेरी क्षमता से बाहर है। राइट। तो मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ कि मैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही बात करता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। राइट। नितिन भाई, आपका प्रोफेशन समझने से पहले आपकी जर्नी बताइए। आप कहाँ से है, कहाँ से आए मुंबई शहर में? हाँ, जर्नी मेरी, मैं हिसार का रहने वाला हूँ, हिसार हरियाणा का। एक पंजाबी फैमिली में मेरा जन्म हुआ। अच्छा। और बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है ना। मेरे फादर सब्जी फल बेचते थे, रेडी लगाते थे। और हाँ, लेकिन सपने हमेशा से हमने बड़े ही देखे। तो कहने का मतलब ये कि मुंबई आना एक एक्सीडेंट मानता हूँ मैं खुद की लाइफ में, क्योंकि हम लोग ऐसे थे कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ तो मेरी जो मार्कशीट है उसमें स्कूल का नाम भी नहीं है, उसके पास मान्यता भी नहीं होगी शायद कहीं और से एफिलिएट। वो स्कूल मैंने आज तक देखा भी नहीं है हिसार में कहाँ है जो मेरी मार्कशीट में स्कूल का नाम है। अच्छा। तो इसका कंटेक्स्ट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं 8th किया, मैंने मैट्रिक में मैं दूसरे स्कूल में गया, 10th मैंने किया, तो हम उन लोगों में से थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सा फील्ड चूज़ करना है ना। तो मेरे फादर ने कहीं से सुना था कि CA कुछ होता है, तो और फिर मैं कॉमर्स में गया। जब मैं BCom कर रहा था तब जब आप कॉलेज जाते हो तब आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो। और हम उस दौर के 90s बोर्न, 91 में मेरा बर्थ हुआ जनवरी में। तो ये जो पीढ़ी है, इसने इस जनरेशन ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। और उस टाइम पे भी जब 2000 का दौर आया बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, 2006-07 की बात है। तो मुझे ये तक नहीं पता था क्या स्ट्रीम चूज़ करना। बट कॉलेज में जाके मुझे ये हुआ कि नहीं यार, ये तो नहीं करना था। अच्छा। कि मैं ये मुनीमी करने के लिए या अकाउंट्स बनाने के लिए ये तो मुझे नहीं करना है। तो फिर मैंने उसका भी एक शॉर्टकट ढूंढा। शायद शॉर्टकट मैं बचपन से ढूंढता ही था, क्योंकि अगर यही करना था मैं टैली कर रहा था। तो उससे पहले मैं स्पोर्ट्स में भी था। तो वहाँ मुझे किसी ने बताया कि नाटक कुछ होता है, तो वहाँ से मैं नाटक की रिहर्सल पे गया। 1 दिन 2 दिन मैं गया, वो लोग गाना वाना सिखा रहे थे, वहाँ पे लड़कियाँ थी, मैं जिस कोर्स में पढ़ रहा था वहाँ लड़कियाँ नहीं थी। तो मैं पहले दिन गया नाटक में, ये अच्छी जगह है यार,
मैं वहाँ रोज़ जाने लग गया, एक कैरेक्टर भी मिल गया, लोग प्रेज़ भी करने लग गए। तो ये भी शायद ऐसा था कि घर में होता है ना कि एक बचपन से ही माहौल, कि मेरे घर में बड़ा ऐसा हँसी-खुशी वाला माहौल रहता है। बहुत बड़ा मेरा फैमिली है, 6 मेरी बुआ हैं, 5 मेरी मौसी हैं। घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, दादा के घर में, नाना के घर में। तो एक बचपन से ही एक्टिंग करना, कभी फ्रॉक पहना दिया, कभी मैं मौसी की एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और वो मुझे नाटक में काम आई। तो अब एक नाटक किया तो उसके बाद मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी। तो वहाँ जो और समझदार लोग थे कि नाटक में आके मैं पढ़े लिखे लोगों से जो लिटरेचर पढ़ते थे, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये कोर्स की किताबों के अलावा कुछ किताबें भी होती हैं क्या। तो वो जब मैंने पढ़ा, इस दुनिया को मैंने देखा, मैं बड़ा अमेज्ड हुआ। मैंने कहा यार ये काम बहुत अच्छा है। तो उन्हीं लोगों ने सलाह दी कि तुम जर्नलिज्म में एडमिशन ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और बहुत फ़ायदा भी हुआ कि मैं बहुत शाय था, बोल नहीं पाता था, अभी भी थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद जर्नलिज्म जब मैंने बैचलर्स मेरा किया, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तब तक मैं अलग-अलग जगह जाके, इंडिया में काफ़ी जगह हम लोग नाटक कर चुके थे। काफ़ी एमेच्योर और प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स के साथ मैं तब तक काम कर चुका था। फिर ड्रामा स्कूल के लिए अप्लाई किया, अलग-अलग ड्रामा स्कूल्स हैं। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया, वर्कशॉप तक मेरे सिलेक्शंस हुए, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने एक स्कूल है भोपाल में, एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ मैंने अप्लाई किया। वहाँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा सिलेक्शन हुआ और 1 साल का मैंने वहाँ से मेरा कोर्स किया। उसके बाद फिर मैं एज़ एन थिएटर आर्टिस्ट ही काम कर रहा था। मैंने कुछ यूथ फेस्टिवल्स में वर्कशॉप्स दी, कॉलेजेस में जाके नाटक कराए। हमारे नाटक नेशनल लेवल तक कम्पीट किए। और फिर मैं प्रोफेशनल थिएटर की तरफ भी गया। मैंने अपना खुद का ग्रुप बनाया, 2 नाटक हमने लिखे, उनके मंचन किए। फिर मुझे ये लगा कि छोटे शहर में आप रह रहे हो और दिल्ली में भी आप जा रहे हो थिएटर करने या कहीं भी, तो इसमें भी बहुत बड़ा कंपटीशन था। कंपटीशन इसमें क्रिएटिव कंपटीशन से ज़्यादा मुझे ये लगा कि बहुत बड़े-बड़े नाम लोग हैं ना, उन लोगों को ग्रांट्स मिल रहा है, सब मिल रहा है, और ऐसा कल्चर इंडिया में है नहीं। मुंबई में भी होगा, इवन मुंबई में भी मैंने देखा कि लोग टिकट बेच के अपना ऑडिटोरियम का खर्चा नहीं निकाल पाते। तो छोटे शहरों में तो टिकट खरीदने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नाटक के नाम पे लोग सोचते हैं कि पासेस मिल जाएँ। फ़िल्म देखने के लिए चले जाएँगे, 700 का टिकट, 1000 का टिकट, 1200 का टिकट, लेकिन नाटक देखने के लिए 200 का टिकट नहीं लेते। तो मुझे लगा कि इस तरीके से तो चल नहीं पाएगा। यूथ फेस्टिवल भी एक तरह का मौसमी काम था कि 3 महीने के लिए साल में आपके पास काम है, उसके पास काम नहीं है, उसके बाद काम नहीं है। स्कूल्स के ऑप्शन मेरे पास थे, बट मैं खुद को इतना योग्य नहीं मानता था कि मैं बच्चों के साथ काम कर पाऊँ, है ना? मैं उतना कैपेबल नहीं था। वो लोग भी हैं जो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरे बैचमेट हैं, जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को कि 4 बच्चे सँभालना बहुत मुश्किल है। वो राइट। 40-40 बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं, उनको मतलब थिएटर का एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर ऑप्शन यही बचता है आपके पास जब आप इस फील्ड से हो, एक्टिंग से हो, राइटिंग से हो। नाटक मैंने अपने डायरेक्ट भी किए थे। तो मैंने सोचा चलो मुंबई माया नगरी, यहाँ जाके अपना भाग्य आजमाते हैं। तो यहाँ मैं आ गया। कब यहाँ आए भी आप? मैं आया 2016 में। अच्छा। तो आया था मैं एज एन एक्टर काम करने ही। तो यहाँ भी आके मैंने देखा कि बहुत टफ है एक्टर के लिए काम करना। मतलब एक तो आपको अपनी फिजिक मेंटेन रखनी है, आपको अपना चेहरे का चार्म नहीं जाने देना है ना? और वो भी आपके एक बहुत मिनिमल बजट के साथ आप आते हो। और मुंबई में जब आप कमरों का किराया सुनते हो तो मतलब आधा हौसला मुझे लगता है लोगों का वहीं टूट जाता है। और ज़्यादातर 1 महीना 2 महीना लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं। बट मैंने ये सोच लिया था कि मेरे पास और कोई स्कोप नहीं था, कि और मुझे कोई काम नहीं आता था, है ना? तो मुझे था कि यार यही करना है। तो कैसे करें? एक्टिंग में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऑडिशन आप क्रैक कर रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन का काम मिल रहा है। तो मुझे ये लगता था कि मैं ट्रेन्ड एक्टर हूँ, मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, मैंने पढ़ाई इस चीज़ में की है, तो 1 दिन 2 दिन का काम मैं नहीं करूँगा। वो भी मैंने ऐसा सुन लिया था यहाँ लोगों से कि आप जब 1 डे 2 डे करते हैं तो आप पे छाप लग जाती है कि ये तो 1 डे आर्टिस्ट है, ये तो ऐसा है। जो कि मिथ मेरे काफ़ी ब्रेक भी हुए, लेकिन कुछ ऐसे मिथ एग्ज़िस्ट करते भी हैं। फिर मेरे पास स्किल था राइटिंग का, कि जो मैं अपने नाटक हम लोग लिख रहे थे। बेसिकली नाटक कहानी को हम लोग नाट्य रूपांतरित करते थे। और एक नाटक मैंने ऐसा भी लिखा था कि जो एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा, मैंने सोचा यार कि ये बहुत अच्छा नाटक हो सकता है हमारा। मतलब बहुत सामाजिक एक कुरीति है। कुरीति तो नहीं कहेंगे, कि लोगों का देखने का एंगल जो है, मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है, अगर उनको नहीं पता चले कि भाई-बहन जा रहे हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं उनके बारे में। राइट। तो ऐसा ही एक कुछ मुद्दा था जिस पे मैंने नाटक लिखा।
वो भी मैंने बॉम्बे में करने का ट्राई किया, बट वही कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तो बजट हर चीज़ है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है बड़े शहरों में, महानगरों में। तो किसी कारणों से वो नहीं हो पाया। तो मैं कुछ लोगों से मिला, सर्कल था मेरा, थिएटर का सर्कल था। सर मेरे दोस्तों ने हमेशा मेरी हेल्प की, मतलब फाइनेंशियली नहीं की तो कम से कम लोगों से मिलवाने में। लोगों से मिले, तो एक कंपोज़र से मैं मिला। तो एक दिन ऐसी एक महफ़िल लगी हुई थी, लोग अपनी-अपनी शायरी, अपनी-अपनी कविताएँ कर रहे थे, तो मैंने एक स्पॉन्टेनियसली कुछ बात बोल दी। तो एक वहाँ कंपोज़र था, उसने बोला कि मेरे लिए गाना लिखोगे क्या? मैंने कहा हाँ, लिखेंगे। तो गाना लिखा, तो गाना उनको अच्छा लगा। वो दुर्भाग्यवश वो कभी रिलीज़ नहीं हुआ, वो फ़िल्म ही नहीं बनी। फिर एक और गाना लिखा, किसी ने मुझसे रैप लिखवाया, उसने भी मुझे मोटिवेट किया। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी किया नहीं। तो उसने बोला अरे हरियाणा पंजाब में तो हर कोई रैप करता है, आप भी कर सकते हो। तो मुझे भी लगा यार ये इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बट उसमें एक कैच था कि आपको रैप लिखना था भोजपुरी में। अच्छा। तो मेरे मित्र हैं सर्वज्ञ जी, मेरे जूनियर हैं, जस्ट जूनियर एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो मैंने लिखा हिंदी में, तो उनको बोला कि क्या-क्या यहाँ वर्ड्स हो सकते हैं। फिर मैंने देखा मीटर में क्या-क्या बैठ सकता है, वो लिखा, वो भी क्लिक हो गया, वो रिकॉर्ड हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग पे गया। तो वो मुंबई में मुझे सबसे पहली बार ये लगा ना कि यार मैं भी कुछ हूँ, कि मेरे टैलेंट की कद्र हुई। तो वो एक रैप था, एक छोटी-सी फ़िल्म है, लोगों ने ज़्यादा देखी नहीं है, ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन उसमें वो एक गाना था। फिर उसके बाद कुछ और लोगों से मिलना हुआ, तो एक राइटर थे, तो उनको डेवलपिंग के लिए साथ में को-राइटर चाहिए था। तो पैसा नहीं दिया उन्होंने मुझे, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से मिला। तो मैंने पहली अपनी एक फ़िल्म लिखी और फिर हम लोग जाके लोगों को पिच कर रहे थे। तो इसी दौरान एक मेरे अच्छे मित्र, मेरे सीनियर हैं, अशोक पाठक, काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, पंचायत फ़ेम। विनोद विनोद जी। करेक्टर करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट दिया कि आप तुम इनसे जाके मिलो यार, तुम प्रतिभाशाली हो, अच्छी-अच्छी बातें बोलते हो, अच्छी-अच्छी स्क्रिप्ट तुम बता रहे हो, तो जाके मिलो। मैं उनसे जाके मिला तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, उनको बहुत अच्छी लगी, बट वो भी बहुत ट्रुथफुल इंसान थे। उन्होंने बोला कि यार ये जो तुमने कहानी लिख दी है कि 7 देशों में और ऐसा-ऐसा, इसमें टेररिज़्म और इंडियन एजेंसी MI5, MI6, बोला कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इतना बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ। तो वो एक फ़िल्म में एज़ एन एसोसिएट काम कर रहे थे, तो उनको एक स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र चाहिए था। उन्होंने बोला यार तुमने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है, तो तुमको नॉलेज है, तो तुम एज़ एन स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र मेरी डायरेक्शन टीम में काम करो। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो वो फ़िल्म का नाम था ग्वालियर, जिसको अच्छा। आज लोग वध के नाम से जानते हैं, नेटफ्लिक्स पे वो है। वध। तो उसका इनिशियल नाम ग्वालियर था। संजय मिश्रा, संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, सौरभ सचदेवा, मानव विज, ये एक्टर्स थे। इनके अलावा लोकल बहुत सारे एक्टर्स थे ग्वालियर के। तो वहाँ भी मुझे मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस काम आया कि हम लोगों ने जो छोटी-मोटी टर्शरी और सेकेंडरी कास्टिंग जिनको बोलते हैं, कि जो प्राइमरी कैरेक्टर्स के बाद जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनकी कास्टिंग में भी मैंने हेल्प किया। मतलब और लोग भी थे टीम से, प्रोडक्शन की टीम थी, बट मेरे थिएटर कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे काम आए कि भोपाल के, ग्वालियर के, क्योंकि भोपाल में पढ़ा था, ग्वालियर में हम शूट कर रहे थे। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे पिक किया कि ये मल्टी काम कर सकता है। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ मल्टीटास्किंग दी भी। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ राजीव सर का, जसपाल सर का, दीपक सर का, जिन लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया। और साथ में फिर दीपक सर और राजीव सर के साथ मैंने और भी प्रोजेक्ट्स किए, और भी डायरेक्टर्स के साथ किए। तो इस तरह से फिर मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर की जर्नी शुरू हो गई। जी। फिर अगला प्रोजेक्ट क्या रहा? अगला प्रोजेक्ट इसके बाद मैंने सोचा यार ये तो नहीं करना था, क्योंकि डायरेक्शन में जब मैंने काम किया बहुत ज़्यादा मेहनत थी। भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सब कुछ आपको करना है वहाँ पे। मतलब जो भी फ्रेम में दिख रहा है, जो भी डायरेक्टर को चाहिए, वो उसके असिस्टेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि मतलब सेट पे कुछ भी गुफअप होगा तो फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ये बात प्रचलित है कि डायरेक्शन टीम जो होता है पंचिंग बैग होता है, जिसको कोई भी आके मुक्के मारेगा। कि प्रोडक्शन भी आपसे सवाल पूछेगा, लेट हो गए तो एक्टर भी आपको कर्ज करेगा, क्योंकि आपको ही एक्टर के पास जाना है बुलाने के लिए। कुछ भी चीज़ नहीं अवेलेबल है, हम लेट हो रहे हैं, टाइम से पीछे चल रहे हैं, कुछ चीज़ भूल गए, तो डायरेक्टर भी अपने असिस्टेंट टीम को ही बोलेगा कि ये क्या हो रहा है ना? और उस स्थिति में रहते हुए जहाँ हर जगह से आपको प्रेशर आ रहा है और आपको कूल रह के काम करना है ना? तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ जॉब है और पैसा बहुत कम है। तो मेरा पहला फ़िल्म था तो उसमें कम पैसा भी मिला। तो मैंने कहा ये नहीं करूँगा। फिर लॉकडाउन आया, तो ना एक्टिंग का कुछ चल रहा था, ना राइटिंग का कुछ चल रहा था। तो लॉकडाउन जैसे ही खुला 2021 में, तो दीपक सर ने ही मुझे दोबारा से एक पंजाबी फ़िल्म के लिए बुलाया। विजय अरोड़ा उनके डायरेक्टर थे, दादू के नाम से उनको जानते हैं।
काफ़ी फेमस वो डीओपी रहे हैं हथियार वास्तव के। आज की डेट में एज एन प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं, एज एन डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं। अभी उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 आने वाली है, उसके डायरेक्टर हैं। तो उनकी फिल्म थी कली जोटा, जिसमें सतिंदर सरताज और नीरू बाजवा स्टार कास्ट थे जी। तो उस फिल्म में मैंने एज एन एडी काम किया। तो उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला मैं फिर से मुंबई आया। तो फिर मुझे लकीली मिला एक प्रोजेक्ट जहानाबाद। तो जहानाबाद मैंने एज एन सेकेंड एडी ज्वाइन किया था। तो हमारे फर्स्ट एडी जो थे उनको किन्हीं कारणों से छोड़ना पड़ा, उनकी खुद की फिल्म एज एन डायरेक्टर वो कर रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए फर्स्ट एडीज़ के। इसमें भी मैं ये बोलूँगा कि आपदा में अवसर मुझे मिला, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का बजट उस डेजिग्नेशन के लिए कम था फर्स्ट एडी के लिए। तो मुंबई में जो फर्स्ट एडी लोग चार्ज कर रहे थे, कुछ ज़्यादा चार्ज कर रहे थे और कंपैटिबल लोग उनको मिल नहीं पा रहे थे। तो राजीव सर अगेन वो मेरे गॉडफादर बने, उन्होंने मुझे प्रमोट करके उन्होंने बोला कि तू ही कर, कि पूरे प्रोजेक्ट के बारे में तुझे सब कुछ पता है, तो तू एज एन फर्स्ट एडी काम कर। उन्होंने ट्रस्ट किया। तो पहला प्रोजेक्ट मेरा एज एन फर्स्ट एडी जहानाबाद रहा। फिर उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा कि जहानाबाद जब आया कि सोनी के साथ आपने काम किया, आपका प्रोफाइल बढ़ गया, तो लोगों का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़ गया। तो राइट। तो अभी आपने बताया कि एक प्रोजेक्ट पर आपने काम शुरू किया, उन्होंने बोला आपसे क्या तुम तो जानते हो पूरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या आपका काम होता है, उसके दायरे में क्या क्या आता है। हम शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, आपको प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया है कि भाई एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी सेवाएं हमें चाहिए। ओके। फिर आपका डील हुई, जो भी आपका फाइनल जो भी हमारा कमर्शियल लोग हुआ, हाँ। उसके बाद सबसे पहला काम हमारा रहता है स्क्रिप्ट रीडिंग। जैसे स्क्रिप्ट हमारे पास आता है, तो अब क्या होता है ना, काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि जैसे राइटर एक लिखता है या डायरेक्टर लिख रहा है, वो फ्लो में लिख रहा है ना। तो सबसे पहला काम होता है फर्स्ट एडी का कि उस स्क्रिप्ट को एक शूटिंग स्क्रिप्ट बनाना। शूटिंग स्क्रिप्ट बनाना लाइक जैसे एक पूरा सीन है ना, जिसमें काफ़ी मूवमेंट है, कैमरा इधर भी जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गैंग्स ऑफ वासीपुर का हम वो चेस सीक्वेंस लेते हैं जिसमें राजकुमार राव भाग रहे हैं, पीछे उनके वो गन लेके भाग रहे हैं। तो देखने को वो एक सीन है ना, लेकिन अगर आप एक फर्स्ट एडी के पर्सपेक्टिव से देखें जिसने पूरा स्केड्यूलिंग करना है, तो उसमें 3 बार लोकेशन चेंज हो गया। घर से निकला, गली में गया, रोड पे भाग रहा है, तो कैमरा शिफ्टिंग हर जगह कैमरा, चाहे बेशक गोरिल्ला शूट उन्होंने किया, बट कैमरा शिफ्टिंग तो है ही। कैमरा जा रहा है तो अकेला कैमरा नहीं जाएगा, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। तो वो प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता वो सीन कैसे शूट हुआ, हो सकता है कि घर के अंदर गेट से निकलना एक दिन शूट हुआ हो और जो रोड पे भागना है वो अलग दिन शूट हुआ है। तो मुझे ये श्योर करना है कि ये सीन मुझे उस दिन के लिए डालना है स्केड्यूलिंग करते टाइम, है ना। तो स्क्रिप्ट को भी वैसे सेग्रीगेट करना है कि वो सीन मेरा फर्स्ट ABC बन जाएगा, कि घर का चंक A हो गया, गली का सीक्वेंस B हो गया, रोड का सीक्वेंस C हो गया। तो उस तरीके से शूटिंग स्क्रिप्ट बनती है। बहुत ज़्यादातर क्या होता है कि डायरेक्टर्स भी शूटिंग स्क्रिप्ट बनाते हैं, नहीं तो उनके साथ बैठ के उनके कम्युनिकेट करते हुए हम लोग एक शूटिंग स्क्रिप्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होता है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, लोकेशंस, एक्टर्स, जो मेरे पास भी नीचे टीम होती है, सेकंड एडी होता है, उसके बाद सेकंड होता है, थर्ड एडी होता है, और कई जगह ये चीज़ें नहीं भी होती हैं। जब इंडी फिल्में करते हैं तो ये होता है कि 4 एडी हैं बस, है ना। ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसा लिखा रहता है डायरेक्टर का नाम एंड टीम, उसमें डेजिग्नेशन होते भी नहीं है फर्स्ट सेकंड ये सब कुछ। तो ये कॉर्पोरेट्स में रहता है, लेकिन बेसिकली तो एक टीम ही है कि जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट लास्ट वाला एडी भी है, जो कॉल शीट बना रहा है, सेकंड एडी है। हर आदमी बराबर इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सबके रोल अलग अलग है ना। तो फिर हमारा अगला स्टेप होता है वो लोकेशंस, एक्टर्स हमने निकाले। फिर होता है लोकेशन रेकी, तो जो जिसमें डायरेक्टर रहते हैं स्काउटिंग में, या प्रोडक्शन टीम रहती है, फर्स्ट एडी रहता है। कई बार स्काउटिंग में डायरेक्टर नहीं भी होते हैं, तो हम लोग जाते हैं, फ़ोटोज़ गैदर करके लाते हैं कि वो हो सकता है कि मुंबई में भी हो सकता है कि भारत के अलग अलग कोने में भी हो सकता है कि वो भारत से बाहर भी हो, जो स्क्रिप्ट का डिमांड है, जो उसका टाइम एंड स्पेस है। फिर उसके बाद जब हम लोकेशंस लेके आते हैं, हमारे पास 4-4, 5-5 ऑप्शंस होते हैं, फिर पूरी टीम बैठती है। तो हम लोग उनको पिच करते हैं कि ये 5, एक मान लीजिए घर है कि ध्रुव का घर है, तो ध्रुव के घर के मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, जो डायरेक्टर भी देखेंगे, DOP भी देखेंगे, प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी देखेंगे, कि उनकी कलर स्कीम के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से, जो वो लोग अपना प्री में काम करके बैठे हुए हैं फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से, कि क्या कलर स्कीम है, क्या चीज़, कि कितना डेप्थ उनको इस सीन में चाहिए,
पर्टिकुलर सीन में कि वैसे ही ये लोकेशन है या नहीं है। तो उनमें से कुछ लोकेशंस फाइनल होती है। फिर उसके बाद एक टेक रेकी होता है। तो टेक रेकी में मैं और मेरी टीम ये सब नोट्स लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सीन है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग है, तो उस स्क्रिप्ट पे वो ये लोकेशन पे हम लॉक करते हैं कि ये हम इतने बजे शूट करेंगे, उस दिन का सनलाइट ये रहेगा, है ना। और उस हिसाब से इक्विपमेंट, मान लीजिए कि वैसे तो हम वेदर टैली करके चलते हैं कि हार्श लाइट है जो हमको नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या इक्विपमेंट लगेंगे, उस लाइट को सॉफ्ट करने के लिए क्या लगेगा, या सॉफ्ट लाइट है तो हमको लाइट बढ़ानी है तो क्या लगेगा, तो और कैमरा के इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे, कैमरा की मूवमेंट क्या है, ट्रैक चाहिए, डोली चाहिए, पैंथर चाहिए, क्रेन चाहिए। तो वो सब फर्स्ट एडी और उसकी टीम का काम होता है। हम लोग ये सब नोट करते हैं ताकि शूट पर जब हम जाएं, प्री में ये सब काम करने के बाद एक स्केड्यूलिंग बनती है, उसी हिसाब से स्केड्यूल बनता है जिसमें नंबर ऑफ डेज डिसाइड होते हैं। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने पहले बोला कि प्रोडक्शन और डायरेक्शन का ब्रिज, जो बात राइट है कि कई बार जैसे मान लीजिए कि सीन एक्शन वाइज, एक्शन का मतलब मेरा मार धाड़ से नहीं है, कि सीन एक्शन जो ब्लॉकिंग वाइज, कि बड़ा सीन है, छोटा सीन है, टाइम के हिसाब से ट्रैवल ज़्यादा है, कम है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं अभी सब बताऊंगा तो शायद इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं छोटे में आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे क्या होता है, हम लोगों को ये भी देखना होता है कि प्रोडक्शन बोलेगा कि नहीं यार, तूने ये 80 दिन का बजट बनाया है, मेरे पास 60 दिन का पैसा है, अच्छा, इसको 60 दिन में कैसे कर सकते हैं। तो फिर क्रिएटिवली फिर से टीम बैठेगी, सब लोग बैठेंगे कि क्या कर सकते हैं, कि कौन से अननेसेसरी सीन्स हैं। अननेसेसरी वैसे कुछ होता नहीं है, अननेसेसरी वो होता है जिसको हम अपनी भाषा में अननेसेसरी बोलते हैं, कि जिसमें रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, या फिर जैसे जिनको हटाने से हमारे फिल्म के मूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ों को शॉर्ट किया जाता है। या फिर हम सोचते हैं दूसरा उसका तरीका होता है जो फर्स्ट एडी के, जिसमें बोलते हैं कि फर्स्ट एडी जिसके लिए हायर किया गया है, क्योंकि वो फिर क्या सोचता है, वो बोलता है कि अरे यार हमारे पास 5 थे ना लोकेशन, तो अगर हम इन लोकेशंस को आसपास कर दें, हमारी शिफ्टिंग्स अगर बच जाएं, तो ये दिन में हम 2 सीन और शूट कर सकते हैं। तो ये हमारे काम रहते हैं प्री में। प्री में एक बार जब ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद टेक रेकी में हम लोग डिसाइड करते हैं, जिसमें फिर से पूरी टीम जाती है कि जो हमने दोबारा से चेंज करके जो लोकेशन फाइनल हो गया था कि यहाँ कलर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन इस बात का टेक केयर करता है कि जो डायरेक्शन और अदर डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं विद टाइम और सब चीज़ें, कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये कमरा ही है, इसको पेंट करना है, इस दीवार को रीपेंट करना है, यहाँ पे चीज़ें बदलनी है, तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ना। तो उसके लिए 1 दिन का पहले का टाइम चाहिए, या 2 घंटे प्री कॉल से भी हो सकता है। तो वो चीज़ें अवेलेबिलिटी की ये जगह कि 1 दिन पहले अवेलेबल हमको मिलेगी सेटअप करने के लिए। तो ये टेक रेकी के बाद हम सब लोग प्लान कर लेते हैं। उसके बाद शूट करने के लिए जाते हैं, और जब शूट करने के लिए जाते हैं तब मेरा और मेरी टीम का ये काम रहता है कि आज का जो काम है वो आज के दिन में ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा, जो मेरा 150-200 लोगों का क्रू होता है वो सफ़र ना करे, किसी भी वजह से 1 घंटा 2 घंटा डिले होता है, तो ऐसा भी रहता है कि पर आवर के हिसाब से फिर प्रोडक्शन को भी वो कॉस्टली पड़ता है, हर डिपार्टमेंट उसको चार्ज करता है। लेकिन इंडिया में एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ जुगाड़ और भाईचारा से होती है, तो एक टाइम स्पेस हमारे पास होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं कितना, हर जगह वो डीलिंग पे है कि कुछ कुछ टाइम मिल जाता है कि चलो यार इतना बढ़ गया तो हम चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन उससे ऊपर जाता है तो फिर वो कॉस्टली भी पड़ता है आपको, लोकेशन का कॉस्ट भी पड़ता है। और दूसरी बात, क्योंकि अगले दिन भी शूट करना है, पूरा जो क्रू है वो क्या बोलूँगा उसको, थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, अगले दिन भी फिर उसको काम करना, और लगातार ऐसी चीज़ें चलेंगी, है ना। तो क्रिएटिव काम, प्रोडक्टिविटी उस तरीके से निकल के नहीं आएगी जब मेरा क्रू थका रहेगा। तो हम लोगों का बेसिक काम यही है कि जो तय समय में है वो करना, पूरे क्रू का, उनका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे, कि उनसे ज़्यादा काम ना करवाया जाए, जितना बनता उतना ही करवाया जाए। लेकिन ये सब बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं। फिल्म जो मेकिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि कभी मान लीजिए इंद्रदेव बरस गए तो क्या कीजिएगा, तो हमको कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या अगले दिन करना पड़ेगा, उस दिन हमको कुछ इंटीरियर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो जो होच पोच होती है उसमें एक युद्ध स्तर पे तो काम होता ही है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट मैंने किए यार मैं तो बहुत अच्छे से लोगों को रेस्ट देता हूँ, नहीं। और हाँ, ये एक है, एक एज ए टीम लीडर ये काम है। अगर आप लोगों के बारे में सोचते हो तो ये मेरा मतलब आजमाया हुआ है कि अगर आप लोगों से आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो
तो कभी लोगों से आपको मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो लोग आपका सपोर्ट करते हैं। तो और ये बातें भी हैं, ये हमारी जो जैसे आप जॉब कहीं करते हैं तो आपका एक एनुअल रिपोर्ट बनता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट का भी रिपोर्ट बनता है जो दिखता कहीं नहीं है, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जो सीसीटीवी लगा हुआ है कि हाँ यार ये मैनेज कर लेता है, यार ये लोगों से काम करवा लेता है यार। तो ऐसे ही आपका फिर गुडविल बनता है। राइट। तो यही बेसिक हमारे काम रहते हैं। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ जो आप जानना चाहते हो, आपके दर्शकों को बताना चाहते हो। सेट पे जब आप मान लीजिए कोई आउटडोर शूट कर रहे हो किसी रिमोट जगह पे, ठीक है, किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या गड़बड़ियाँ होने की संभावना होती है, और कुछ ऐसे अनुभव हो तो वो भी बताइए। देखिए वैसे तो क्या रहता है ना, फिल्म में बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं लोग कि जो जो हर्डल्स आने होते हैं, जो मैंने आपको बताया पहले, स्काउटिंग, रेकी, टेक रेकी, वहाँ हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बाज़ार है, उस बाज़ार में शूट करना है, तो एक हमारी प्रोडक्शन टीम यहाँ की रहेगी, या हम किसी बाहर दूसरे शहर में शूट कर रहे हैं, वहाँ की लाइन प्रोडक्शन टीम रहेगी। तो हम लाइन प्रोडक्शन से प्रोडक्शन पूछेगा कि यार कर सकते हैं ना, इस बाज़ार में क्योस तो नहीं होगा ना, यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है ना। तो वो भी बताते हैं कि यहाँ देखो यार ऐसा ऐसा है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, कि पुलिस की हेल्प लेनी है या बाउंसर्स रखने हैं, क्योंकि एक्टर भी आता है। कई बार क्या होता है सब चीज़ें कंट्रोल में है, बाज़ार सब कंट्रोल में, सब कर लिया हमने, बाज़ार को बंद कर दिया, सड़क बंद कर दी, हमारे ही व्हीकल्स चल रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही एक्टर आता है तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है, लोग दौड़ते हैं। क्योंकि उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम डिस्टर्ब करते हैं, ऑब्वियसली काम डिस्टर्ब होता है, बट उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। हमारे देश में सिनेमा जैसे क्रिकेट है, तो सिनेमा भी अपने आप में एक धर्म है। तो जो एक्टर्स हैं, जैसे यहाँ एक हमारे यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या भारत में एक्टर्स को बोला जाता है हीरो, तो वो उसको हीरो की तरह ही देखते हैं। उनको लगता है कि शाहरुख खान पंच मारेगा तो दीवार टूटेगी ही टूटेगी, तो वो अपने उस आइडल को देखने के लिए, अपने उस हीरो को देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ कई बार डिस्टर्बेंस होता है, या फिर कई बार क्या होता है लोकल लोग होते हैं जो अपने आप को थोड़ा फन्ने खा समझते हैं, वो आके कुछ डिस्टर्बेंस कर देते हैं। या दूसरा क्या होता है, हम बाज़ार में शूट कर रहे हैं, जैसे बाज़ार का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होती है। एक व्यापारी वर्ग है, उनके वहाँ पे लोग आते हैं, अब हमने सड़क ब्लॉक कर दी, लोग आ नहीं रहे हैं, है ना, दुकान पे आ नहीं रहे हैं, तो वो कहेगा अरे यार क्या है यार, वो कोई एक गाड़ी खड़ी कर देगा। एक बाइक वहाँ खड़ी हो गई है जो फिल्म के एरा में जा नहीं रही है, मैं 90 शूट कर रहा हूँ और वहाँ के पल्सर या कोई ऐसा बाइक अपाचे आके खड़ा हो गया है, तो वो वहाँ दिखेगा, तो उसको हटाना है। ऐसी ऐसी छोटी मोटी बड़ी बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, और जिसको क्रू मैनेज कर लेता है। अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें मतलब मैं आपको वध का एक किस्सा बताता हूँ। वध में हम लोग शूट कर रहे थे संजय मिश्रा सर के साथ। तो बाज़ार में एक बड़ा वो बाज़ार है, गोल सा इलाका है ग्वालियर में, मैं नाम भूल रहा हूँ, बाड़ा। एक तो बाड़ा से बाहर निकल के बाज़ार है, उसके लेफ्ट में दानावली है, तो वो एक सर्कल में एक बाज़ार है। तो हमारे राइट में बाड़ा था, तो जो ग्वालियर का बहुत बिजी जगह है, और जहाँ अलग अलग आर्किटेक्ट की बिल्डिंग्स बनी है, रोमन, ब्रिटिश, सब तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। काफ़ी फेमस एरिया, काफ़ी बड़ा बाज़ार, भीड़ भाड़ वाला एरिया, ग्वालियर का हार्ट बोल सकते हैं उसको कमर्शियली। तो वहाँ इतना भीड़ हो गया, संजय मिश्रा एक मतलब इतने अच्छे एक्टर, इतने बड़े एक्टर हैं, और हिंदी बेल्ट के लोगों में तो उनका अलग ही जलवा है उनको देखने के लिए। तो इतना वहाँ भीड़ हो गया, वहाँ बाउंसर्स भी थे, सब कुछ थे, लिटरली राजीव सर और जसपाल सर दोनों फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, वो लोग भी रस्सा पकड़ के लोगों को हटा रहे हैं। हम पूरी डायरेक्शन टीम जो हमारे काम होते हैं सब काम छोड़ के बस भीड़ हटा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भीड़ हटा रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं। ऐसे काम हमें करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए, हमें बाद में गिल्ट भी होता है कि लोगों किसी को पुश करना है करना, जो हम जनरली नहीं कर, लेकिन क्या करें, लिमिटेड टाइम है, धूप है, एक्टर है, उनका सीन ये था कि वो गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, कि गाड़ी बंद पड़ गई वो धक्का लगा रहे हैं, और उनकी एज भी जो है, हालांकि वो अपनी एज और अपनी क्षमताओं से बढ़ के काम करते हैं, लेकिन हम लोग तो सोचते हैं ना कि अगले दिन भी उस एक्टर के साथ काम करना है, अगला सीन भी करना है, इसमें इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो अगले सीन में इमोशन कैसे आएगा। और पूरा क्रू भी धूप में खड़ा हुआ है, सब उसमें लगे हुए हैं, जो किसी ने नहीं सोचा था ये हो जाएगा। ये सब करने के बाद, पूरा ब्लॉक करने के बाद, सर आ रहे हैं रिक्शा में बैठ के, नीना गुप्ता जी और वो बैठे हुए हैं एक सीन, ये दूसरे सीन में, और बीच दौरान चलते शॉट में एक मोटरसाइकिल से एक आदमी आ गया है, और वो संजय जी को देख कह रहे हैं क्या है, उन्होंने इम्प्रोवाइज करने को, हाँ ठीक है, वो अपने डायलॉग में, लेकिन वो आदमी बार बार कैमरा के सामने आ रहा है। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। और जब मैं बाड़ा का आपको बता रहा था कि वहाँ जो बहुत भीड़ हो गया था, वहाँ बहुत सारे लोग जो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे,
लेकिन मिश्रा जी पलटे और उन्होंने हड़काया कि हट, भागो पीछे सब लोग। मैंने उनका जलवा देखा कि लोग ऐसे पीछे गए ना जैसे मतलब ब्रह्मोस मिसाइल चले गया, मतलब अपनी जगह से लोग 20-20 फीट दूर चले गए। तो ये भी चीजें होती हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ इसमें एक्टर भी इस काम में लग गया जिसका काम परफॉर्मेंस है। तो फिल्म मेकिंग इज मतलब टीम एफर्ट। हर चीज, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी बराबर तरीके से उसमें लगा रहता है। मतलब जितना डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है फिल्म मेकिंग में मेरी नज़र में, तो उतना ही एक स्पॉट, उतना ही एक जूनियर, उतना ही एक एक्शन डबल, स्टंट डबल, उतना ही एक एडी, उतना ही कोई प्रोडक्शन का आदमी, सब बराबर इंपॉर्टेंट है हर डिपार्टमेंट के। सॉरी अगर मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम भूल गया तो ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिल्म मेकिंग। कि अगर एक भी लूप आपका ढीला है तो आपको स्क्रीन पे वो दिक्कत दिख सकती है। राइट। अभी आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात की कि सब इम्पोर्टेंट होते हैं, मिल के काम करते हैं। इसी को अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इतने सारे डिपार्टमेंट सेट पर मौजूद होते हैं, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस और अपने अपने काम करने के तरीके के साथ आते हैं। क्लैशेस होते होंगे, कोई कहीं किसी काम में लैग कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये अब तक हो जाना चाहिए था, उनको लग रहा है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आया, एनीथिंग। ऐसा कुछ होता है? कितना होता है? कैसे निपटते हैं? काफ़ी कुछ होता है। देखिए अब जैसे मैं तो एज एन फर्स्ट एडी या मैंने एज एसोसिएट भी एक फिल्म की है, तो ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ का कम्युनिकेशन होता है मुझसे ही होता है, डायरेक्टर से बहुत कम। जब आप शूट पे चले गए, प्री में डायरेक्टर सब पूरी टीम रहती है, क्योंकि डायरेक्टर का मेन फोकस क्या रहता है कि वो परफॉर्मेंस, उनका जो भी उनका विज़न है उसके हिसाब से पूरी टीम उसमें लगी हुई है। बट मेरा साथ में क्या चलता रहता है कि जो डायरेक्टर का विज़न है वो तो है ही, उनको जो चाहिए वो तो चाहिए, बट आगे जिसको हम बोलते हैं ना फॉरवर्ड प्लानिंग, कि इससे आगे ये कॉस्ट्यूम चाहिए, इससे आगे ये सेटअप चाहिए, ये रेडी है या नहीं है, वो पूरी टीम उसमें लगी रहती है। तो उसमें कई बार क्या होता है, देखिए क्रिएटिव प्रोसेस है, कई बार कोई चीज़ मिसप्लेस भी हो जाती है। वैसे तो हर डिपार्टमेंट हर चीज़ का ख्याल रखता है, या मान लीजिए कोई चीज़ बनी ही नहीं थी, किसी एक एरा की है, तो क्लैशेस इस तरह के होते हैं कि वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ज़्यादातर डिपार्टमेंट मेरे पास ही आते हैं। या अगर मेरे किसी असिस्टेंट को, जैसे मान लीजिए आर्ट एडी है, तो आर्ट डिपार्टमेंट की कोई चीज़ है जिसका अप्रूवल लेना है, डायरेक्टर अपने शूट में बिजी हैं, वो आर्ट एडी को बोलेंगे या मुझे बोलेंगे। आर्ट एडी को भी बोलेंगे तो वो मेरे पास आएगा। मुझे जो चीज़ समझ में, मैं उसको अगर सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, नहीं तो मैं डायरेक्टर को बताऊँगा, सर देखिए ऐसा हो रहा है, इज़ इट ओके फॉर यू और नॉट। ज़्यादातर कॉल्स हम लोग भी लेते हैं। तो बहुत सारे क्लैशेस होते हैं और उनको सॉल्व कर लिया जाता है, और जिस डिपार्टमेंट से भी क्लैश होता है उनको भी समझ में आता है कि हम सब लोग एक अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उस समय होते हैं, शाम को हम सब लोग चिल कर रहे होते हैं। सब लोग चिल कर रहे जी। हैं। अच्छा, अभी आपने आर्ट एडी का नाम लिया, एसोसिएट एडिटर नाम लिया, क्या हायरार्की होती है, ये क्या सेटअप होता है पूरा? जैसा हायरार्की मैंने आपको बताया, वैसे ज़्यादातर प्रोजेक्ट में तो जैसे डायरेक्टर होते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं, कई बार एसोसिएट डायरेक्टर दो एसोसिएट डायरेक्टर्स होते हैं। तो अब वहाँ क्या रहता है ना कि एसोसिएट डायरेक्टर इसकी जो डायरेक्टर अगर नहीं भी है, मान लीजिए सेकंड यूनिट लगा, 2 जगह हम शूट करने वाले हैं। सेकंड यूनिट में बता दूं जिनको नहीं पता होता, कि जैसे मान लीजिए कि हमारा काम स्पिल ओवर है, कि काम बचता जा रहा है पर डे के हिसाब से, दिन कम बचे, हमारे पास काम ज़्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, 2 यूनिट चलती हैं। एक डायरेक्टर शूट कर रहा होता है, एक एसोसिएट डायरेक्टर शूट कर रहा होता है। अच्छा, तो वो क्रिएटिव कॉल्स ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट में एसोसिएट डायरेक्टर नहीं होते हैं। तो जिसमें होते हैं उसमें एसोसिएट के बाद फिर फर्स्ट एडी होता है। फर्स्ट एडी का मैंने आपको बताया, जो स्क्रिप्ट पढ़ के वो जो शूटिंग स्क्रिप्ट फाइनल होगी, फिर वो उसको प्लान करेगा, स्केड्यूल करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। जैसे फर्स्ट एडी कौन होता है मैं आपको बताऊं, जैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, रोल कैमरा एक्शन डायरेक्टर बोलता है। अच्छा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो रोल कैमरा एक्शन फर्स्ट एडी बोलता है। अच्छा, क्योंकि वो देखता है कि इस सीन के हिसाब से कैमरा रेडी है, लाइट रेडी है, तो वो कॉल लेता है। तो वो ऑर्डर के लिए, या तो डायरेक्टर को ऑर्डर के लिए बोलेगा तो डायरेक्टर ऑर्डर देंगे रोल कैमरा का, नहीं तो वो बोलेंगे कि टेक कॉल, तो फर्स्ट एडी रोल कैमरा और साउंड एक्शन वो बोलता है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड एडी होता है। सेकंड एडी भी अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 सेकंड एडी होते हैं। वो क्यों होते हैं? जैसे एक की सेकंड होता है, की सेकंड का बेसिकली काम यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्केड्यूलिंग। तो वो मेरा हेल्पिंग हैंड है, कि मैं कहीं बिजी हूँ तो फॉरवर्ड आके क्या चल रहा है, मैं सेट रन कर रहा हूँ, तो वो उसको मैं बोलूँगा कि ये चेंजेस करना है स्केड्यूल में, कल का कॉल शीट बनाना है, कल का कॉल टाइम देना है, तो वो मेरा हेल्पिंग हैंड है। वो काम करेगा, अपने से बनाएगा, फिर वो मुझसे क्रॉस चेक करेगा। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, जैसे अब मैं तो ज़्यादातर मेरा जो सेकंड है दमन,
तो मैं उसको पूरा ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है उसका काम करने का तरीका, कि उसने जो टाइम वाइम दिया, हालांकि टाइम के लिए एक्टर कॉल टाइम के लिए मुझसे वो पूछ लेता है कि सीन का क्या मतलब कैसे पहला कौन सा सीन करना है, दूसरा उसको मोस्टली पता ही होता है क्योंकि प्री हमने साथ में किया है। फिर एक सेकंड, एक की सेकंड हो गया जिसका ये पेपर वर्क का काम है। फिर उसके बाद में और सेकंड भी होते हैं, कई जगह की सेकंड नहीं होता है ना। तो की सेकंड नहीं होता तो वहाँ सेकंड एडी और क्या काम करेगा, वो बैकग्राउंड पे ध्यान देगा, आर्ट पे ध्यान देगा। कई बार सेकंड एडी होता है जो आर्ट को देख रहा होता है ना। और बहुत एक्शन फिल्म है मान लीजिए, बहुत भीड़ भाड़ है, तो बैकग्राउंड से मेरा मतलब आर्ट का बैकग्राउंड भी है, प्लस जो जूनियर्स हमारे आते हैं उनकी प्लेसमेंट्स कि फ्रेम के अकॉर्डिंगली उनको कहाँ प्लेस करना है, हम लोग भी होते हैं। तो उसमें सेकंड इसलिए होते हैं वो लोग क्योंकि उनको काम शूट कर करके एक्सपीरियंस होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है फ्रेम के हिसाब से क्या दिख रहा है। जो बाकी जो नीचे की हायरार्की वाले लोग होते हैं उनको मैं ये नहीं कहूँगा एक्सपीरियंस नहीं होता है, मतलब मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये मीडियम ऐसा है कि लोग अपने सीनियर से डरते हैं, डर के भी कुछ काम नहीं करते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि डरे नहीं, अपने ओपिनियन दें, अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाएं। फिर उसके बाद थर्ड एडी आते हैं, सेकंड आता है, सेकंड फिर सेकंड को हेल्प करते हैं उसके काम में, जो मैंने आपको काम बताया कि मान लीजिए कोई एक्शन फिल्म है जो सिर्फ वेपन्स पे ध्यान दे रहा है, पीरियडिक फिल्म है, तो वो वेपन्स और व्हीकल्स पे ध्यान दे रहा है कि ये सारे व्हीकल्स और वेपन्स वैसे दिखने चाहिए, है ना। तो उसके लिए आरटीडी भी, अब आरटीडी का भी काम है, बट आरटीडी क्या क्या देखेगा, फॉरवर्ड का सेट भी देखना है उसको जो दूसरी जगह पे बन रहा है, दूसरे शहर में बन रहा है, तो उनकी हेल्प के लिए सेकंड होते हैं, है ना। फिर एक कॉस्ट्यूम एडी होता है जो सिर्फ कॉस्ट्यूम को डेडिकेटेड होता है कि जो कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी, मेकअप कंटिन्यूटी देख रहे हैं। फिर एक कंटिन्यूटी एडी होता है जो एक्शन कंटिन्यूटी प्लस ये आपकी प्रॉप्स की कंटिन्यूटी और इसकी, मतलब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को क्रॉस चेक करता है, और उसके बाद इसके डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी असिस्टेंट्स हैं। फिर कंटिन्यूटी के बाद होता है आपका स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट सब हो रहा है क्या, कि स्क्रिप्ट में कहीं लिखा हुआ है कि एक घड़ी यहाँ चाहिए थी, वो घड़ी सेट पे है क्या, हो सकता है आर्ट एडी भी भूल गया हो, नहीं ध्यान रहा होच पोच में, तो वो ये ध्यान भी देगा, प्लस टेक्स्ट पे भी ध्यान देगा। बेसिकली तो टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, साथ में उनके ये काम भी है, टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ एक्टर वही बोल रहा है क्या, उसने अगर मान लीजिए इम्प्रोवाइज करके चेंज कर दिया, डायरेक्टर का ध्यान परफॉर्मेंस पे है, तो वो आके इंडिकेट करता है कि सर ये लाइन ऐसा बोल दिया, इससे सीन का ये मूड चेंज हो गया है, जो हमने प्री में डिसाइड किया है कि मूड ये रहना चाहिए, ये टोन रहना चाहिए, उस टोन पे मूड पे है क्या, तो वो डायरेक्टर से, वो मुझे बोलेगा, मैं डायरेक्टर को बोलूँगा, वो अप्रूवल, या वो डायरेक्टर को बोलेगा, तो डायरेक्टर को अगर लगेगा वो फिर प्लेबैक चेक करेंगे कि ठीक है या नहीं है। फिर ऐसे ही फिर आगे इंटर्न्स होते हैं, आगे 3-3 4-4 बड़ी बड़ी फिल्मों में आप देखोगे 12-12 एडीज होते हैं। मोस्टली हम लोग जिस फ्रेम में काम करते हैं, जो फ्रेम ऑफ हमारा फिल्म रहता है या टीम का रहता है, तो हम लोग मोस्टली 5 से 6 लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ ये ज़्यादा बड़ी हायरार्की नहीं होती है। मैंने इतनी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट अभी किए नहीं हैं, तो यही कि 5 से 6 से लेके 12-13 एडीज। जैसे मैं आपको बताऊँ वध, तो वध में हम सिर्फ 3 ही एडी थे। अच्छा, सिर्फ 3 एडी थे उस फिल्म में। तो ये हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा उनकी संख्या होती रहती है। राइट। क्या होता है सिंक साउंड? सिंक साउंड होता है, जैसे आपने ये मुझे माइक लगाया, तो उनका माइक थोड़ा अलग तरीके का होता है, वो थोड़ा मतलब, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छी क्वालिटी या कुछ और, तो मतलब वो इक्विपमेंट ऐसा है कि जो आपकी माइन्यूट चीज़ें भी नोट करेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक्टर इमोशन में हाफ रहा है, सांस ले रहा है, तो वो एक एक माइन्यूट चीज़ वो पकड़ता है। मतलब पावरफुल लैपल्स होते हैं जो उनका एक सेट, आपके अगर मान लीजिए फ्रंटल शूट करें तो बैक में लगा होगा, कई बार वो पैर में लगाते हैं, अगर आप खड़े हुए हैं आपका बैक भी दिख रहा है, तो अलग अलग तरीके से वो सेट करते हैं। और एक बूम माइक रहता है, बूम माइक जो एम्बियंस प्लस एक्टर का वॉइस जो कैच करता है। जैसे मान लीजिए आपके दर्शकों को बताने के लिए, ये फ्रेम जहाँ तक भी हम देख पा रहे हैं, तो उससे ऊपर कहीं वो बूम लगा रहेगा, जो एक बहुत बड़ा उसका हैंडल होता है। हाँ, वो हैंडल होता है, एक लंबा सा माइक कई बार होता हमने है, हाँ देखा है। उस माइक के ऊपर भी कई तरह के एसेसरीज होती हैं कि किस तरह का साउंड है, कभी वो फर वाला लगाएंगे, कभी आपके माइक के ऊपर इस तरह का लगाया। वो साउंड डिज़ाइनर देखता है कि किस तरह का नॉइस है, वो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करना है। तो इसलिए सेट पे साइलेंस रखना होता है, इसलिए भी ये कॉल्स होते हैं कि लोगों को पता चले कि अब सीन हम शूट करने जा रहे हैं, अभी साइलेंस चाहिए। हाँ, तो वो साउंड के, जो मैंने आपको सिंक साउंड बताया, सॉरी आपका सवाल सिंक साउंड का था, तो सिंक साउंड वो है कि एज इट इज़ एक्टर ने उस इमोशन, उस मूड में जो बात बोली है वो हम कैप्चर कर पाएँ। क्योंकि आजकल रियलिस्टिक सिनेमा का दौर है, बहुत ज़्यादा हम रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। पहले होता था कि डबिंग होती थी, आज भी होती है डबिंग,
कहीं कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं उसको डब करने के लिए, या मान लीजिए कि ओरिजिनल साउंड जो है वो मूड के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, हमको उसमें कुछ चेंज करना है, तो उसको हम डब करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम शूट पे जो साउंड लेके आते हैं उसको कहा जाता है सिंक साउंड, जो सिंक है एक्टर के लिप्स के साथ, उसके बाद जो हमने ऑन ड्यूरिंग द टेक जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, दैट इज कॉल्ड सिंक साउंड। और मोस्टली वो इस्तेमाल होता है ताकि वो रियल मोस्टली वो इस्तेमाल आजकल मोस्टली वही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर लोग वही इस्तेमाल करते हैं। जो लेकिन क्या होता है उसकी भी लिमिटेशन है, अगेन इट्स ऑल अबाउट बजट, कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड सेट चाहिए, बाहर भी शोर नहीं होना चाहिए, गली में भी शोर नहीं होना चाहिए, ट्रेन चली जाएगी, प्लेन चला जाएगा, दोबारा से टेक करना पड़ेगा, है ना। जहाँ सिंक साउंड नहीं होता है वहाँ तो डबिंग करे, उसमें भी लेपल तो लगाते ही हैं वो, है ना, उसमें भी सेम वही, ये माइक नहीं यूज़ करते हैं, उसमें भी वही लेपल होता है जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े से शायद सस्ते हो सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ रेफरेंसिंग के लिए होते हैं कि एक्टर ने क्या बोला है, ताकि उसको जब डब करें तो एक्टर को खुद सुनाई दे कि उसका टोन, उसका मूड क्या था। राइट। तो वो डबिंग साउंड होता है। अच्छा, फिल्म मेकिंग जो है, बावजूद सारी प्लानिंग और सारी चीज़ों के, ये आम बात है कि शेड्यूल से काम आगे बढ़ गया। आपने जो 1 महीने की विंडो रखी थी, 1 महीना 10 दिन लग गया, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस को समझ में आ गया कि भाई 10 दिन बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने फिर से पैसा झोंक दिया, सब कुछ ठीक। तो क्या आपका भी मतलब किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोडक्शन हाउस से? अलग अलग तरीके से होता है। अब जैसे कुछ लोग आपको पर मंथली सैलरी पे हायर करते हैं, तो वो तो जब तक शूट चलेगा, अगर दिन बढ़ गया तो महीना भी बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई। कई बार प्रोजेक्ट बेसिस भी होता है, तो आजकल लेकिन लोग स्मार्ट है, कोई प्रोजेक्ट बेसिस करते हैं। जैसे मैं पंजाब में होता ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेसिस, बट मैं वहाँ पहली फिल्म के बाद से जो मैंने लेसन लिया, उसके बाद से मैं उनसे मंथली ही डील करता हूँ। उनको मैं मतलब वो मंथली सैलरी नहीं देते, जो भी प्रोजेक्ट का पैसा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ओके, बट इसका आपका फिल्म का टाइमलाइन आपने मुझे प्री और शूट का 2 महीने का दिया है, तो दिस इज़ द पेमेंट फॉर द 2 मंथ्स ओनली, कि उसके बाद आगे जाता है तो मैं डिमांड करता हूँ। कई बार भाईचारे में भी करना पड़ता है, एक फिल्म लव के लिए भी करना पड़ता है कि अब एक प्रोजेक्ट से आप जुड़ गए हो, है ना, तो वहाँ फिर पैसा मायने कई बार नहीं रखता है, कई बार रखता है ना, तो मिल भी जाते हैं। कोई वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, 4 दिन 5 दिन होता है वो। अक्सर क्या होता है, बढ़ता बहुत कम होता है कि बढ़ेगा, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है बढ़ना, है ना, जो कई 100 करोड़ की फिल्म में वो बढ़ते हैं, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट के पास स्कोप ही नहीं होता बढ़ने का, तो हम लोग कैसे भी करके दिन का काम खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन शेड्यूल बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए आप एडिट टेबल पे गए, तब आपको पता चलता है नहीं यार यहाँ एक सीन की इसकी और ज़रूरत है, या इस सीन में इमोशन नहीं आया था तो इसको रीशूट करने की ज़रूरत है, तो वो पैच 2 दिन 3 दिन पैच वर्क 5 दिन भी होता है कई बार, है ना, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग होता है। तो उसके लिए तो है, सबको पे स्केल, जब लाइट आ रहा है, कैमरा आ रहा है, सबका पैसा तो पड़ता ही है उनको, तो हम लोगों को भी मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं मिलता है, बट अगेन फिर भाई कहीं जहाँ भाईचारा और दोस्ती है वहाँ कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है पैसे से। अच्छा, आपने अपना वो वाला काम तो बता दिया जो आप सेट पर करवा रहे हैं, एक फिल्म बनाने में, एक पूरी पिक्चर, एक पूरी पेंटिंग बनाने के अलग अलग कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, पर इसके साथ साथ आपका एक मकसद ये भी होता होगा ना कि यार मैं सीखूं, कोई डायरेक्टर है, उसका विजन है, वो कैसे काम करता है, मैं कभी किसी दिन फिल्म डायरेक्ट करूंगा, जो कि आप करना भी चाहते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट्स वगैरह भी तैयार हैं, तो कि को कैसा शॉट लेता है, ये क्या सोचता है, क्या ब्रीफ करता है, टीम मीटिंग्स में एक्टर्स के साथ क्या कैसे बात करता है, ये सब प्रोसेस में आप। हाँ, ये होता ही है, क्योंकि देखिए मैं एज एन एक्टर भी काम करता हूँ, है ना, तो मेरी ट्रेनिंग भी एक्टर की हुई है, तो हमारी ट्रेनिंग, एक्टर की ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन ही सिखाया जाता है, तो वो स्किल अगर आपके पास है तो आप अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं चीज़ों को, और हम लोग सीखते भी हैं। मतलब मैं कहूँगा कि जैसे सबसे ज़्यादा मेरा को जहानाबाद से मैंने जितना सीखा है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊँ कि उस प्रोजेक्ट में कोई सेकंड एडी था ही नहीं, क्योंकि मैं ही सेकंड था, तो मैं फर्स्ट बन गया, तो बाद में कोई सेकंड एडी था ही नहीं, तो मैं फर्स्ट भी था, मैं सेकंड भी था, तो उस प्रोजेक्ट से मैंने जो सीखा है बहुत ज़्यादा सीखा है। पहली बार मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी कर रहा था जिसमें इतने इक्विपमेंट यूज़ हो रहे थे, अच्छे डायरेक्टर मुझे मिले, है ना, तो वो भी बहुत प्यारे, और उन्होंने हर चीज़ सिखाई प्यार से। मुझे कोई चीज़ नहीं पता होती थी तो मैं उनसे पूछ भी लेता था कि सर, जैसे उन्होंने बोला कि अरे ये इक्विपमेंट लगना है, मुझे उस इक्विपमेंट का नहीं पता, क्योंकि मैं आई वॉज न्यू टू इंडस्ट्री दैट टाइम, तो वो मुझे बताते थे कि ये इक्विपमेंट होता है, ये ऐसे यूज़ करते हैं, और
ड्यूरिंग द शूट और ड्यूरिंग द प्री ये भी मैं सीखता था कि जैसे कुछ कुछ ऐसे ना फिक्स्ड कल्ट होते हैं कि हाँ अब इमोशन आ रहा है तो ऐसे कैमरा से जाएगा चार्ज, तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं। अच्छा। तो जो आप अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करके सीखते हैं, तो ये इसका टाइम टेकिंग, इसका शॉट टेकिंग कैसा है। हाँ, दूसरी बात जो आपने बोली थी लोगों से डील, यस, ये बहुत अच्छी चीज़, ये बहुत सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि डायरेक्टर इज कैप्टन ऑफ शिप। तो वो डील कैसे कर रहा है, उसके विजन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उसको अंदर से शायद गुस्सा आ रहा होगा, वो मुझे वो गुस्सा दिखा रहा होगा कि कुछ बीप बीप बोल के भी कि अरे ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। बट वो जब लोगों से बात करेगा वो बड़े प्यार से प्रिसाइजली बात करेगा, ये भी बड़ी सीखने वाली चीज़ है। क्योंकि बेसिकली मैं हरियाणा से आता हूँ, पंजाबी हूँ, तो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी हूँ, तो ये भी सीखने को मिलता है। प्लस प्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कलर उसकी मूड के हिसाब से कैसा क्या रखना है। और दूसरा मैं ये बोलूँगा, इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग फिल्में देख के भी सीखते हैं। अच्छा। कि जो भी हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसमें हमारा वो डायरेक्टर वाला आई चलता रहता है कि अच्छा यार इसने इस शॉट को ऐसे लिया, वाह यार। या कई बार हम ये भी सोचते हैं अरे यार इसको ऐसे भी ले सकते थे। तो ये है आपका सीखने का प्रोसेस, यही आप ऐसे ही सीख सकते हो। क्योंकि मेरा कोई फिल्म से स्कूलिंग तो हुआ नहीं है कि जहाँ आपको डायरेक्शन के बारे में बताया जाए। तो मेरे जैसे लोगों की स्कूलिंग यही है कि फिल्म्स देखें, डायरेक्टर्स को काम करते हुए देखें, वहीं से हम लोग सीखते हैं और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, और वो जो आपने अभी डायरेक्टर की आई की बात की, हम्म। उस पे जिस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हो उसकी छाप किस हद तक आती है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हमने अक्सर देखा है कि जैसे जो जिन्होंने राम गोपाल वर्मा को असिस्ट किया उन सब की फिल्में वो एक ही टेम्पलेट पे हमें दिखाई दी। अनुराग कश्यप के साथ काम करने वाले फिर वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाने पर ही जोर देते हैं। अगर कोई बड़जादा दास के साथ काम करके निकला है या करण जौहर के साथ काम करके निकला है तो वो फिर हमटी शर्मा की दुल्हनिया और वो उसी फ्लेवर की फिल्में बनाते हैं। तो ये बहुत एविडेंट हम लोगों को बाहर से दिखता है कि यार इस स्कूल ऑफ डायरेक्शन से ये बंदा निकला है और ये इस तरह की फिल्में बना रहा है। नहीं, ये लोग मानते, बट मेरा इसमें मानना है नहीं। यही मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हाँ, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और मेरा ये मानना, जैसे अनुराग सर की फिल्में भी हम देखते हैं, या राम गोपाल सर की भी फिल्में हमने देखी हैं, वो लोगों को इसलिए लगता है ना, क्योंकि अब आप देखिए राम गोपाल सर ने उस टाइम पे, जब वही जैसे एक कहानी प्रचलित है ना कि बॉलीवुड बैंड्रा के बाहर नहीं देखता है ना। तो जिस दौर में वो फिल्में बन रही थी उस टाइम पे एक लेमैन की फिल्म लेके आने वाला आदमी, जो जिस ऐसे सिनेमा से या मॉडर्न सिनेमा में हम कहेंगे तो राम गोपाल वर्मा जी हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको आज की डेट में हम रियलिस्टिक सिनेमा बोलने लगे आगे जाते 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 जाते। तो मुझे लगता है ना, वो जो एक गैंग था ना, फिल्म मेकिंग गैंग, जिसमें अनुराग सर थे, ये सब थे, वो इसीलिए एक साथ थे क्योंकि उनको इस तरीके का सिनेमा लेके आना था। उनको सोसाइटी का ये मिरर लोगों को दिखाना था। मुझे कभी नहीं लगता कि अनुराग सर राम गोपाल सर को कॉपी करते हैं, मुझे कभी नहीं लगता। उनकी फिल्में अलग लगती हैं, इनकी फिल्में अलग लगती हैं। हाँ, क्राइम है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, वो जॉनर है, वो इसलिए है क्योंकि वो हमेशा से वैसा करना चाहते होंगे, या जिस तरह के किरदारों की कहानियाँ होती हैं, है ना, तो वो उस तरह के किरदारों को दिखाना चाहते होंगे। और उन्होंने राम गोपाल सर के लिए भी लिखा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग करते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन स्कूल है, बट मेरा इसमें बिल्कुल मानना नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है कि आप उनको कॉपी करते हो या आप उनको फॉलो करते हो, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। राइट, बढ़िया। आगे और क्या क्या करना चाह रहे हैं आप? करना बस ये क्या करना चाहेंगे, मैं तो सर लॉरेंस ओलिवियर ने बोला एक्टर्स के बारे में ना कि यू विल बी एन अ गुड एक्टर इन योर 35, क्योंकि तब तक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अभी मैं 35 हो गया हूँ तो एक्टिंग में भी अच्छा काम करना चाहता हूँ और अपनी फिल्म भी डायरेक्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मैं डायरेक्टर आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे मौका मिलेगा मैं फिल्म प्रोड्यूस भी करूँगा, अगर परमात्मा की इतनी हुई मेरे पे कृपा की इतना धन दौलत मेरे पास आए तो मैं अच्छी फिल्में प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। मैं हर डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ और मैंने किया भी है। मैंने एक छोटा सा, हमारे हरियाणा में भी छोटे लेवल पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम बजट का होता है। उनका विज़न बड़ा है, विज़न वाइज छोटे नहीं है, बजट वाइज छोटे हैं। तो एक स्टेज ऐप पे एक सीरीज़ आई थी ग्रुप डी, तो उसमें एज एन ईपी भी मैंने काम किया। अच्छा। क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चिर परिचित मेरे लोग थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बॉम्बे में काम कर रहा था, तो वो लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सपीरियंस नहीं थे, काम वो लोग कर रहे थे, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उनको लगा कि मेरे आने से शायद कुछ फ़ायदा होगा, तो मैंने अपनी सेवाएं वहाँ भी दी। तो अब मैं अपनी भी फिल्में मैं लिख रहा हूँ
तो मैं उनको भी करना चाहता हूँ, एज एन डायरेक्टर भी करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि एज एन एक्टर मैंने छोड़ दिया है। हाँ, अभी ये भी फ़ायदा हुआ है कि जब आप इस फील्ड में आ गए हो, लोग आपको जानने लगे हैं, सर्कल आ गया है, तो अब मेरे पास ऑडिशंस भी आते हैं। तो हाल ही में मैंने अभी TVF की एक सीरीज़ है एस्पिरेंट 3, जो अमेज़न प्राइम पे आने वाली है। जब भी आएगी मैं आपके दर्शकों को भी कहूँगा कि प्लीज़ देखिएगा। तो उसमें भी मैंने एज एन एक्टर डेब्यू किया है। अच्छा। तो एक छोटा सा किरदार मेरा उसमें भी है। क्या बात। अभी भी मैं ऑडिशंस में अभी भी दे रहा हूँ एज एन एक्टर, कि कुछ भी काम आएगा तो मना नहीं है। जो आपने स्किल है आपके पास, आपने सीखा है, तो उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और मेरा उस चीज़ में मानना भी नहीं है कि एक चीज़ पे फोकस करो। मुझे लगता है जो मिल रहा है उस पर फोकस करो, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, हर कोई मल्टीटास्किंग आदमी है। जो आप देखिए, मैं तो बल्कि ये देखता हूँ कि मैं अपने आप को कई बार ये लगता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। कि नए नए लड़के हैं, रील्स बना रहे हैं, खुद ही एडिट कर रहे हैं, खुद उसमें एक्ट भी कर रहे हैं, अच्छा भला बुरा कैसा भी कर रहे हैं, लोगों से उनको प्यार मिल रहा है, गाली मिल रही है, जो भी मिल रहा है, लेकिन इनिशिएट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। वो सब लोग मल्टीटास्किंग ही है। वो प्रोडक्शन भी खुद ही कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि प्रोडक्शन कुछ होता है क्या, है ना। तो वो लोकेशन भी खुद ही ढूंढ रहे हैं, है ना, कैमरा भी खुद ही कर रहे हैं, कई बार सेल्फी स्टिक से कर ले रहे हैं, कैमरा ट्राइपॉड पे रख के कर ले रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन भी कर रहे हैं, लोगों से जाके प्रैंक भी कर रहे हैं। तो ये तो वो दौर आ चुका है कि जब आपको मल्टीटास्कर होना ही पड़ेगा। तो और होना ही चाहिए। थिएटर ने हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी है। और मेरे भी जितने जानने वाले दोस्त हैं, एक्टर्स भी हों, तो वो लिखते भी हैं, एज एन AD भी काम करते हैं। और उनको अगर बोल दिया जाए कि आपको प्रोडक्शन में ये काम करना है, तो वो कर लेंगे, क्योंकि थिएटर में आप लोग ये सब कुछ करके आए हो। थिएटर में वो आपको ये नहीं है कि आप एक्टर ही हो। हम एक्टर हैं तो हम सेट भी उठाते ही हैं, है ना। तो थिएटर की ट्रेनिंग से वो मिलता ही है। तो थिएटर ने ही हमको मल्टीटास्किंग बनाया। राइट। तो आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब you. जो आप करना चाहते हैं, जो विजन है आपका, और जो जो चीज़ें आपको आती है, मल्टीटास्किंग आपकी बनी रहे। आप सिनेमा की दुनिया के अलावा भी काफ़ी मल्टीटास्कर है, और ये सब ऐसे ही यूं ही बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया 4 दिन कहने के बाद लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे एम बोले तो की सीरीज़ में, जिसका नाम है सिनेमा वाले। आप देखते रहिएगा एम बोले तो। थैंक यू।